हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज। आपका टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। और इसमें चैप्टर है हमारा वित्तीय प्रबंध एक परिचय, जिसमें सब टॉपिक है वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य, गोल और ऑब्जेक्टिव और फाइनेंशियल मैनेजमेंट। उद्देश्यों को लक्ष्य या संकल्प, गोल एंड प्रपोज और टारगेट के रूप में भी जाना जा सकता है। ये एक संस्था के निष्पादन अथवा सफलता का मूल्यांकन करने के प्रमाण या मापदंड प्रदान करते हैं। एक व्यावसायिक संस्था का मुख्य उद्देश्य उत्तरजीविता तथा समृद्धि, सर्वाइवल एंड ग्रोथ है। व्यवसाय में जीवित रहने एवं समृद्धि की ओर बढ़ने के लिए एक व्यावसायिक संस्था को स्वामियों के आर्थिक हितों के लिए पर्याप्त मात्रा में लाभ अर्जन करना चाहिए। इसलिए फर्म का वित्तीय उद्देश्य स्वामियों के आर्थिक हितों को अधिकतम स्वीकार करना चाहिए, किया जाता है। किंतु इस बात पर असहमति है कि स्वामियों के आर्थिक हितों को किस प्रकार अधिकतम किया जा सकता है। इसके लिए दो मापदंड है, एक होता है लाभ अधिकतम करना और दूसरा होता है संपदा अधिकतम करना। लाभ अधिकतम करना प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड संपदा अधिकतम करना वेल्थ मैक्सिमाइजेशन निर्धारित किए जाते हैं। ये मापदंड ही वित्तीय प्रबंध के उद्देश्य कहा जाता है, जिसका विवरण इस प्रकार से दिया गया है। इस प्रकार से है प्रत्येक व्यावसायिक, इसमें सबसे पहले हमारे पास टॉपिक जो आता है वो लाभ अधिकतम करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। प्रत्येक व्यावसायिक उपक्रम का मूल उद्देश्य उसके स्वामियों का हित साधन माना जाता है, जिसकी पूर्ति अधिकतम लाभोपार्जन द्वारा की जा सकती है। अतः प्रत्येक संस्था का अपना एक मापदंड होता है। इस मापदंड के अनुसार उपक्रम के विनियोग, वित्त पूर्ति, तथा लाभांश निर्णयों को लाभों को अधिकतम करने की ओर अभिमुख होना चाहिए। अर्थात संपत्तियों, परियोजनाओं, निर्णयों का चयन किया जाए जो अधिक लाभप्रद हैं तथा जो लाभप्रद नहीं है उन्हें अस्वीकार किए जाएं। वित्तीय प्रबंध के इस उद्देश्य को निम्नलिखित तर्कों के द्वारा या इस प्रकार से दर्शाया जा सकता है कि नंबर 1 है विवेकपूर्ण। किसी आर्थिक क्रिया को विवेकपूर्ण ढंग से करने का उद्देश्य उपयोगिता को अधिकतम करना होता है। इस उपयोगिता को लाभ के रूप में मापा जा सकता है। अतः विवेक के आधार पर लाभ को अधिकतम करना उचित ठहराया जा सकता है। आर्थिक कुशलता का माप किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में अर्जित किया गया लाभ, उसकी उत्पादन कुशलता, विक्रय तथा प्रबंधकीय कुशलता का परिणाम माना जाता है। अतः लाभ के आधार पर किसी व्यावसायिक उपक्रम की कार्य निष्पत्ति का मूल्यांकन किया जा सकता है, क्योंकि लाभ में वृद्धि उत्पादन को अधिकतम अथवा लागतों को न्यूनतम करके ही की जा सकती है। नंबर 3 है प्रमुख प्रेरणा स्रोत। लाभ व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह को कठोर परिश्रम एवं कड़ी स्पर्धा के द्वारा एक दूसरे से अधिक कुशल बनाने का मार्गदर्शन करता है। यदि लाभ का आकर्षण समाप्त कर दिया जाए तो पारस्परिक प्रतिस्पर्धा एवं प्रतियोगिता का कोई स्थान नहीं रह जाता है। इसलिए ऐसी स्थिति में विकास एवं प्रगति की गति भी धीमी हो जाएगी। नंबर 4 है आधुनिक और अधिकतम सामाजिक कल्याण। अधिक लाभ होने पर भी एक उपक्रम विभिन्न सामाजिक कार्यों जैसे शिक्षा, चिकित्सा, श्रम कल्याण आदि पर, बीमा आदि पर व्यय करके समाज का अधिकतम कल्याण कर सकता है। नंबर 5 है निर्णय का आधार। व्यवसाय में सभी निर्णय लाभोपार्जन के उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही लिए जाते हैं। यही निर्णयों की सफलता का मूल आधार है। विभिन्न तर्कों के आधार पर व्यवसाय का लाभ
अधिकतमीकरण का उद्देश्य न्यायोचित होते हुए भी इसकी पिछले कुछ वर्षों में आलोचनाएं की गई हैं। प्रथम यह है कि लाभ अधिकतम करने वाली संस्था श्रमिकों एवं उपभोक्ताओं का शोषण करती है, इसलिए यह अनैतिक तथा भ्रष्ट तरीकों को बढ़ावा देती है। इसके अतिरिक्त यह सामाजिक असमानताओं की ओर अग्रसर होती है एवं मानवीय मूल्यों जो कि आदर्श सामाजिक प्रगति के लिए अनिवार्य हैं का हनन करती है। ये अब अनेक विद्वानों की दशाओं में लाभों को अधिकरण का औचित्य समाप्त हो चुका है, जबकि आधुनिक युग में प्राय विश्व के सभी बाजारों में अपूर्ण प्रतियोगिता ही दिखाई देती है। तो तीसरा है लाभ अधिकतम करना। 19वीं शताब्दी में के प्रारंभ में व्यवसाय का प्रमुख उद्देश्य लाभ कमाना माना गया था। उस समय व्यवसायिक ढांचे की विशेषताएं स्वामित्व, निजी संपत्ति एवं एकाकी संगठन थे, किंतु आधुनिक व्यवसाय की विशेषताएं सीमित दायित्व एवं प्रबंध तथा स्वामित्व में पृथक्करण है। अब व्यवसाय का प्रबंध पूर्व की भांति व्यवसाय स्वामियों द्वारा न किया जाकर पेशेवर प्रबंधकों द्वारा किया जाता है, जो अनेक परस्पर विरोधी हितों जैसे ग्राहक, कर्मचारी, सरकार, समाज आदि में उचित सामंजस्य रखकर ही व्यवसाय को लाभ परिस्थिति में रखने में सफलता हो सकती है। अतः इस नवीन विचारधारा या व्यावसायिक वातावरण में लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य अवास्तविक, कठिन, अनुचित तथा अनैतिक लगने लगा है। इतना ही नहीं बल्कि कुछ कमियां भी हैं इसके अंतर्गत। जैसे जिस सिद्धांत को अस्वीकार क्यों करते हैं उसके लिए हमारे पास भी कमियां हैं। नंबर 1 वित्तीय निर्णय अस्पष्ट। नंबर 1 है अस्पष्ट वित्तीय निर्णय के लिए लाभ अधिकतम करने के मापदंड की एक कठिनाई लाभ की अस्पष्ट अवधारणा है। फर्म अल्पकालीन लाभ को अधिकतम करे या तो दीर्घकालीन लाभ को अधिकतम करे। लाभ के अनेक स्वरूप हो सकते हैं, जैसे सकल लाभ, ब्याज, कर पूर्व लाभ, PBIT, कर के पश्चात लाभ, शुद्ध लाभ आदि। इनमें से कौन से लाभ को अधिकतम किया जाए। दूसरी है इसमें मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना। लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य विभिन्न समय अवधियों में प्राप्त की गई लाभ की राशियों में अंतर नहीं करता है। इसमें विभिन्न वर्षों में प्राप्त आय को समान महत्व प्रदान किया जाता है, जो कि सिद्धांततः सही नहीं है। आज प्राप्त होने वाले 1 रुपये का वर्तमान मूल्य 1 या 2 वर्ष पश्चात उसे बिल्कुल नहीं रह पाता है, कम हो जाता है। नंबर 3 जोखिम की अवहेलना। किसी कार्य को भावी वर्षों में प्राप्त होने वाली आय से निश्चितता या अनिश्चितता का अंश अधिक या कम मात्रा में हो सकता है, जो न्यूनाधिक जोखिम का प्रतिकारक माना जाएगा। जैसे 2 फर्मों की संभावित अर्जनों का योग समान हो, किंतु यदि एक फर्म की अर्जन दूसरी फर्म की अर्जन से में अधिक बढ़ती है तो अपेक्षाकृत अधिक जोखिमपूर्ण होगी। नंबर 4 है व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य व्यवसाय के सामाजिक दायित्व विचार नहीं करता। इसमें श्रमिकों, उपभोक्ताओं, सरकार एवं सामान्य जनता के हितों की अवहेलना की जाती है। केवल लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य प्रबंधकों एवं को भ्रमित कर सकता है। इससे उनके द्वारा शोध, अधिशासी विकास एवं अन्य अपूर्ण विनियोगों की अवहेलना करने से संस्था का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। अब हमारे पास आता है संपदा अधिकतमीकरण, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। लाभ अधिकतमीकरण का उद्देश्य जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है कि केवल अस्पष्ट एवं संदिग्ध ही नहीं बल्कि वित्तीय प्रबंधन के 2 महत्वपूर्ण आयाम है। जोखिम, एक है जोखिम, दूसरा है मुद्रा के समय मूल्य की अवहेलना करना।
इसलिए वित्तीय प्रबंध के निर्णय मापदंड के रूप में अब लाभ अधिकतम करने के उद्देश्य का स्थान संपदा अधिकतम करने के उद्देश्य ने ले लिया है। इसे मूल्य अधिकरण, वैल्यू मैक्सिमाइजेशन या शुद्ध वर्तमान मूल्य अधिकतमीकरण, नेट प्रेजेंट वैल्यू मैक्सिमाइजेशन में भी कहा जाने लगा है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर इजरा सोलोमन के अनुसार एक व्यवसाय के वित्तीय प्रबंध का मुख्य उद्देश्य उसकी संपदा अधिकतमीकरण करना होना चाहिए। उनके ही अनुसार ये बताया गया कि एक ऐसा केंद्र बिंदु है जिस पर व्यवसाय के अन्य सभी उद्देश्य निर्भर करते हैं। प्रोफेसर एविन फ्रेंड ने भी इसी मत का समर्थन करते हुए व्यवसाय का उद्देश्य विशुद्ध संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि करना बताया गया है। अंशधारियों की संपदा अधिकतमीकरण का आशय प्रबंध द्वारा कंपनी के स्वामियों की संभावित प्रभावी प्रत्याय के वर्तमान मूल्य को अधिकतम करना है। यह प्रत्याय सामयिक लाभांश भुगतान अथवा समता अंशों की बिक्री से प्राप्त राशि हो सकती है, जबकि वर्तमान मूल्य किसी उचित पट्टा दर पर मूल्यांकित भावी भुगतानों का आज का मूल्य ज्ञात होता है। पट्टा इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य पट्टा दर का निर्धारण किसी विशिष्ट समयावधि में वैकल्पिक नियोजन से मिलने वाली प्रत्याय दर के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार शुद्ध वर्तमान मूल्य में वृद्धि होने से विनियोग मूल्य बढ़ जाएंगे, फलतः इससे अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होगी। स्वामियों की संपदा कंपनी के अंशों के बाजार मूल्य के रूप में परिलक्षित हो जाती है। अतः संपदा अधिकतमीकरण के सिद्धांत के अनुसार वित्तीय प्रबंध का मूलभूत उद्देश्य कंपनी के संपदा अंशों के बाजार मूल्य में अधिकतम वृद्धि करना होता है या होना चाहिए, क्योंकि अंशधारियों की विनियोजित संपत्ति ही तभी बढ़ती है जब उनके अंशों के बाजार मूल्य में वृद्धि होती है। दीर्घकाल में संस्था का मूल्य अथवा अंशों का बाजार मूल्य संस्था की वृद्धि नियोजकों द्वारा स्वीकार्य जोखिम, लाभांश नीति, प्रबंधकीय कुशलता तथा लाभ प्रभावशीलता पर निर्भर करती है। अतः अंशधारियों की संपदा को अधिकतमीकरण के लिए संस्था का कुछ उपाय करने चाहिए, जैसे शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना विधि पुस्तक के शुद्ध वर्तमान मूल्य की गणना सही विधियों के आधार पर की जानी चाहिए। दूसरा है नए उत्पाद प्रक्रिया विकास तथा उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार द्वारा हिस्से में वृद्धि करना। तीसरा है ग्राहक संतुष्टि, ग्राहक लाभप्रदता तथा विक्रय पश्चात सेवा द्वारा ग्राहक बनाए रखने या बनाए रखना। कर्मचारियों को संबद्ध सही एवं समय पर सभी प्रकार की सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु सूचना पद्धति का विकास करना। अनावश्यक एवं उच्च स्तरीय जोखिम से दूर रहना। वित्त पूर्ति में ऋण एवं क्षमता में संतुलन बनाए रखना। और लास्ट अंतिम है संतोष लाभ नीति को निरंतर बनाए रखना। संपदा अधिकतमीकरण की श्रेष्ठता सुपीरियरिटी ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वित्तीय प्रबंध के लक्ष्यों या उद्देश्यों का विवेचन करने के पश्चात यह प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सा उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण या संपदा अधिकतमीकरण वित्तीय प्रबंध का उद्देश्य हो सकता है। वर्तमान परिवर्तित व्यावसायिक पद्धतियों में लाभ अधिकतमीकरण के सिद्धांत से संपदा अधिकतमीकरण का सिद्धांत निम्न इस प्रकार से ज़्यादा अधिक उपयुक्त है कि नंबर 1 आय का रोकड़ प्रवाहों में माप। इसमें विनियोग में होने वाली आय की माप लेखांकन लाभों के आधार पर न की जाकर रोकड़ प्रवाहों के आधार पर की जाती है। इसलिए आय का प्रमाप या माप रोकड़ प्रवाहों में किया जाने के कारण लेखांकन लाभों की अस्पष्टता
एवं संदिग्धता समाप्त हो जाती है। नंबर 2 है मुद्रा के समय मूल्य को मान्यता। यह सिद्धांत विभिन्न वर्षों में प्राप्त होने वाली संभावित आय को एक निश्चित भत्ता दर नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पर कटौती करके समय मूल्य को भी मान्यता प्रदान की जाती है। नंबर 3 है जोखिम एवं अनिश्चितता का विश्लेषण। इसमें जोखिम एवं अनिश्चितता की सीमा का भी विश्लेषण किया जाता है, जिसके अनुसार विभिन्न विकल्पों में से सर्वोत्तम विकल्प का चुनाव आसानी से किया जाने लगा है। अन्य उद्देश्यों के प्रति प्रतिकूल नहीं। संपदा अधिकतम करने का उद्देश्य संस्था के उद्देश्य के अन्य उद्देश्य जैसे बिक्री अथवा बाजार अंश अधिकतमीकरण करने में प्रतिकूल नहीं है, बल्कि यह अन्य संस्थाओं के उद्देश्य की प्राप्ति में सहायता प्रदान करने लग जाता है। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट होता है कि संपदा अधिकतमीकरण का उद्देश्य लाभ अधिकतमीकरण उद्देश्य से अधिक अच्छा है। इसमें लाभों पर दीर्घकालीन दृष्टिकोण से विचार किया जाता है। किसी भी संस्था के मूल्य का वास्तविक सूचक इसके अंशों का बाजार मूल्य होता है, जो प्रति अंश अर्जन प्राप्त करने, अर्जनों का समय, जोखिम आदि सभी घटकों को परिलक्षित करता है। इस प्रकार संपदा अधिकतमीकरण के उद्देश्य के अनुसार किए प्रबंध का उद्देश्य दीर्घकालीन कंपनी के अंशों का बाजार मूल्य अधिकतम करना होता है। यह कंपनी की उन्नत एवं अंशधारियों की संपदा का अधिक अच्छा उपयुक्त विचार है और इनको इन दोनों में से लाभ अधिकतमीकरण करना और संपदा अधिकतमीकरण करना में से सिर्फ संपदा अधिकतमीकरण करना ही ज़्यादा उचित रहेगा, क्योंकि किसी भी बिजनेस को बाजार में बनाए रखने के लिए हमारे पास में उस संस्था की प्रसिद्धि को बढ़ाना अधिक उचित रहता है। तो संस्था की प्रसिद्धि तभी बढ़ेगी जब हम संस्था की संपत्तियों, संपदा, असेट्स इंक्रीज करते हैं, बढ़ाएंगे। इसके अलावा यह नहीं हो पाएगा। धन्यवाद।